हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जाना कंप्यूटर की फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर की अदर जनरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की अगली कड़ी में, वो है थर्ड जनरेशन। इस जनरेशन में भी हम वही तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला तकनीक, दूसरा मेमोरी और तीसरा लैंग्वेज। अब तकनीक, सेकेंड जनरेशन में तकनीक के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, जिससे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का आकार फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के आकार से थोड़ा छोटा हो गया और उसी तकनीक को और अधिक विकसित किया गया। थर्ड जनरेशन में एक नई तकनीक बनाई गई जिसका नाम है आईसी चिप। अब आईसी चिप क्या होती है? इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसे एकीकृत परिपथ भी कहा जाता था। इसे किसने बनाया था? इसे जैक किल्बी ने 1964 में बनाया था। इस चिप को माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है। इस चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर और बहुत सारे कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता था, जिससे इसका आकार बहुत छोटा हो गया और ये अधिक गति से कार्य करने लगा। इसकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक हो गई और ये कम बिजली का यूज़ करके अधिक से अधिक कार्य कर सकता है। इस जनरेशन में जिस तकनीक का यूज़ हुआ वो है आईसी चिप। और आईसी की कौन सी तकनीक यूज़ हुई? एसएसआई, जिसका पूरा नाम है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसमें कुल 2 से 10 ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। इस एसएसआई चिप को 1964 में ही बनाया गया जैक किल्बी के द्वारा। अब इस चिप का यूज़ किया गया, जिसका क्या प्रभाव पड़ा? इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार एक फ्रिज के आकार का हो गया, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता था। आकार इसका बहुत छोटा हो गया। अब चलते हैं इस जनरेशन की मेमोरी को भी जानते हैं। इस जनरेशन में मैग्नेटिक टेप के स्थान पर मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया। मतलब जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इनका यूज़ डाटा स्टोर कराने के लिए किया गया, जिसमें हम अधिक मात्रा में अधिक डाटा और अधिक समय तक स्टोर करके रख सकते थे। अब चलते हैं इस जनरेशन की लैंग्वेज के बारे में भी जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई, जो केवल मशीन समझ सकता था, उसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती थी। सेकेंड जनरेशन में यूज़र की सुविधा के लिए एक नई लैंग्वेज बनाई गई, क्योंकि यूज़र को मशीन भाषा समझ में नहीं आती थी, तो असेंबली भाषा बनाई गई। लेकिन उसमें ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया क्योंकि असेंबली भाषा कंप्यूटर को समझ में नहीं आती थी, इसलिए असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया। लेकिन उसमें भी यूज़र को कोड याद रखना पड़ता था। ठीक है, हर एक काम के लिए अलग अलग कोड होते थे और उनको याद रखना पड़ता था। तो उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए थर्ड जनरेशन में एक नई लैंग्वेज बनाई गई यूज़र की सुविधा के लिए, वो है हाई लेवल लैंग्वेज या फिर उच्च स्तरीय भाषा। अब इस भाषा में क्या होता है? इस भाषा में अंग्रेजी कोड का यूज़ होता है। मतलब यूज़र जो नॉर्मली बातचीत की भाषा में मतलब जो यूज़ करता है, बातचीत की भाषा जो यूज़ करता है, उसी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है, उसी भाषा का यूज़ करके कंप्यूटर को चला सकता है। लेकिन कंप्यूटर केवल कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर केवल मशीन भाषा ही समझता है। तो जैसे असेंबली भाषा को मशीन भाषा में और मशीन भाषा को असेंबली भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया था, असेंबलर, वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब यूज़र की भाषा को मशीन भाषा में मतलब कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए और मशीन भाषा को यूज़र की भाषा अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए 2 ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते थे। ये ट्रांसलेटर कौन कौन से थे? ये ट्रांसलेटर थे, एक था इंटरप्रेटर और दूसरा कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है? इंटरप्रेटर केवल एक एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता था, मतलब एक एक लाइन को, मतलब इसकी ट्रांसलेट करने की क्षमता, इसकी कार्य करने की गति कम थी। और कंपाइलर
पूरे प्रोग्राम को जितने निर्देश दिए गए हैं सभी को एक साथ ट्रांसलेट कर सकता था। मतलब इसकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की गति इंटरप्रेटर से अधिक थी। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर, कौन कौन से ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इन दोनों का यूज़ करके ही मशीन भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है और मशीन भाषा को ट्रांसलेट किया जा सकता है किसके द्वारा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में। मतलब आपने जो निर्देश दिए वो हाई लेवल लैंग्वेज में दिए, ट्रांसलेटर मतलब इंटरप्रेटर या कंपाइलर दोनों ही उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे मशीन भाषा में। कंप्यूटर उन निर्देशों की गणना करेगा, कैलकुलेशन करेगा मशीन भाषा में और मशीन भाषा में ही रिजल्ट तैयार करेगा और रिजल्ट तैयार करके वापस कंपाइलर या इंटरप्रेटर तक पहुंचाएगा। इंटरप्रेटर या कंपाइलर दोनों ही उसको ट्रांसलेट करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में और यूज़र तक पहुंचाएंगे, मतलब मॉनिटर में उसको शो कराएंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का काम क्या है, यूज़र को कंप्यूटर की भाषा समझाना और कंप्यूटर को यूज़र की भाषा समझाना। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा ही समझता है, यूज़र की सुविधा के लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था। इस जनरेशन में और अदर लैंग्वेज भी यूज़ हुई, जैसे फॉर्ट्रेन, फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सभी लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में बनाई गई। आइए अब हम जानते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के नाम जो उस जनरेशन में बनाए गए। पहला है PDP-8। PDP-8 यह सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है जिसे DEC कंपनी मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1964 में बनाया गया। अब मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में थोड़े बड़े होते हैं और इन्हें सर्वर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। अब ये जो कंप्यूटर थे उनकी कीमत क्या थी? $18,000 और इनका आकार था एक रेफ्रिजरेटर के आकार का, मतलब इनका आकार एक फ्रिज के आकार का था जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। अगला कंप्यूटर बना PDP-11। अगला कंप्यूटर बना ICL 2903। अगला कंप्यूटर बना IBM 360 और अगला कंप्यूटर बना थर्ड जनरेशन में IBM 370। इस जनरेशन में जो चिप यूज़ की गई थी IC चिप, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रेक्टेंगुलर IC और दूसरी होती है स्क्वायर IC। अब रेक्टेंगुलर IC और स्क्वायर IC दोनों में अंतर क्या है? रेक्टेंगुलर IC में मतलब ये आयताकार होते हैं और उसके केवल दो ओर ही पिन लगे होते हैं, और स्क्वायर IC में ये स्क्वायर आकार के होते हैं, एक वर्ग के आकार के होते हैं और इसके चारों ओर पिन लगे होते हैं। अब ये पिन कितनी हो सकते हैं? दोनों में ही ये पिन 8, 16, 32 या इससे ज़्यादा हो सकती हैं। इन्हीं चिप के कारण ही इनके कारण ही थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते। आइए चलते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की अगली कड़ी में, जो है फोर्थ जनरेशन। इस जनरेशन में भी हम वही तीन मुख्य चीज़ें देखेंगे, टेक्निक, मेमोरी और लैंग्वेज। अब इस जनरेशन में जो तकनीक यूज़ हुई थी वो थी IC चिप, जो कि थर्ड जनरेशन में भी यूज़ हुई थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में SSI IC चिप का यूज़ किया गया था, जिसमें 2 से 10 ट्रांजिस्टर ही यूज़ किए जा सकते थे। अब इसको और अधिक विकसित किया गया और फोर्थ जनरेशन में VLSI IC चिप का यूज़ किया गया, जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें 20,000 से 1 लाख तक की संख्या में ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे, जिससे इनकी कार्य करने की क्षमता, इनकी कार्य करने की गति बहुत अधिक हो गई और ये कम बिजली का यूज़ करके अधिक से अधिक कार्य कर सकते थे और अधिक समय तक यूज़ किए जा सकते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया।
किसके कारण? इस आईसी चिप के कारण ही। अब अगली विशेषता है इसकी मेमोरी। अब मेमोरी के लिए किसका यूज़ किया गया? मैग्नेटिक डिस्क का ही, जैसे कि थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था, लेकिन इनकी डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक हो गई। अब लैंग्वेज, इस जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ की गई जो थर्ड जनरेशन में यूज़ की गई थी। इसमें भी सेम वही प्रोसेस कि यूज़र को मशीन भाषा समझाने के लिए, और मशीन भाषा मतलब कंप्यूटर को हाई लेवल भाषा समझाने के लिए दो ट्रांसलेटर का यूज़ होता था, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये दोनों मतलब जो ट्रांसलेटर होते थे वो यूज़र की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर की भाषा को यूज़र की भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करते थे, और इन्हीं के द्वारा इसमें काम किया जाता था। अब इस जनरेशन में कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज बनी वो भी देखते हैं। इस जनरेशन में फॉक्स प्रो, ओरेकल, डीबीएमएस ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज बनी जो कि बहुत अधिक विकसित हुई, बहुत अधिक यूज़ हुई। अब हम जानते हैं फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स बनाए गए, उनकी विशेषताएं क्या थी और उनका यूज़ क्या क्या हुआ। सबसे पहला कंप्यूटर बना ALTAIR 8800 मतलब अल्टेयर 8800। इसे फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे मिट्स कंपनी ने बनाया था। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में बना जो मिट्स कंपनी ने बनाया था। अब मिट्स कंपनी ने बनाया था, इसके बाद क्या हुआ? इस कंप्यूटर में ही, इस अल्टेयर 8800 कंप्यूटर में ही बिल गेट्स ने बेसिक लैंग्वेज, अब बेसिक लैंग्वेज कब बनी थी? थर्ड जनरेशन में। उस लैंग्वेज को फोर्थ जनरेशन में बिल गेट्स ने फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जो कि सफल रहा। इस सफलता के कारण ही बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। बिल गेट्स को विश्व के सभी कंप्यूटर्स का स्वामी या ऑनर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं और ऑनर ऑफ कंप्यूटर बिल गेट्स हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बनाई थी और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाने की एक तकनीक हमको दी थी। इस जनरेशन में और अदर कंप्यूटर्स बने जो कि ये हैं। एक है IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000 और PUP 11। ये सभी कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन में ही बनाए गए। आइए अब चलते हैं कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन में। इस जनरेशन में भी हम वही तीन मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला तकनीक, दूसरा मेमोरी और तीसरा लैंग्वेज। अब तकनीक जो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी, फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुई थी, वही तकनीक आईसी चिप फिफ्थ जनरेशन में भी यूज़ की गई, लेकिन उसका एक विकसित रूप फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हुआ जो थी ULSI। इसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। अब इस तकनीक में क्या होता है? इस तकनीक में 1 लाख से अधिक ट्रांजिस्टर यूज़ किए जा सकते थे। 1 लाख से अधिक ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, मतलब इसकी कार्य करने की स्पीड बहुत अधिक थी और ये कम से कम बिजली में अधिक से अधिक कार्य कर सकता था। इसे 1984 में बनाया गया था। अब इसका यूज़ किया गया था जिससे इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इन्हें हाथ में भी रखकर चलाया जा सकता है, इनका आकार इतना छोटा हो गया। अब इसमें मेमोरी के लिए किसका यूज़ किया गया? मेमोरी के लिए मतलब डाटा स्टोर कराने के लिए इसमें CD, DVD, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क और अदर डिवाइसेस का यूज़ किया गया जिसमें हम आसानी से अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करा सकते हैं। इनका आकार भी बहुत छोटा होता था और ये अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते थे। और लैंग्वेज के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई फिफ्थ जनरेशन में? हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ की गई जो कि थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में भी यूज़ की गई थी। अब इस जनरेशन में एक नई तकनीक बनाई
बनाई गई AI तकनीक, जिसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जनरेशन में जो लैंग्वेज बनी, लैंग्वेज यूज हुई हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन और अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी जो कि अलग अलग काम के लिए यूज़ की जाती थी, जैसे सी लैंग्वेज, C++, CSS, जावा, .NET। ये सभी अदर लैंग्वेज हैं जो या तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, कुछ वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई। आइए अब हम जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के उन कंप्यूटर्स के नाम जो फिफ्थ जनरेशन में बनाए गए। पहला है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वे कंप्यूटर जो डेस्क पर रखकर चलाए जा सकते हैं। इसमें CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर सभी अलग अलग होते हैं। इन्हें केबल के द्वारा, वायर के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इन्हें डेस्क पर रखकर चलाते हैं, इन्हें इसलिए से डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। फिर है लैपटॉप। लैपटॉप मतलब जिसे गोद में रखकर, मतलब लैप में रखकर चलाया जा सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, CPU सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हें अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती और ये बैटरी से भी चलते हैं। अगला कंप्यूटर है नोटबुक कंप्यूटर। ये लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, लेकिन इनका आकार लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है। अगला कंप्यूटर है अल्ट्रा बुक कंप्यूटर और नेक्स्ट है आपका क्रोम बुक कंप्यूटर। ये सभी कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में ही बनाए गए, जिनका आकार बहुत छोटा हो गया। इन्हें हाथ में रखकर, गोद में रखकर चलाया जा सकता है। ये बैटरी से भी चलते हैं और बहुत कम बिजली का यूज़ करके इन्हें चलाया जा सकता है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कंप्यूटर से जुड़ी और अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।